लेक्चर नंबर 16 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज हम स्टेप रिस्पांस देखेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स का। स्टेप रिस्पांस हम देख सकते हैं ओवर डैम्ड सिस्टम्स का, अंडर डैम्ड, अनडैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड का, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास अंडर डैम्ड सिस्टम्स हैं, तो उनका स्टेप रिस्पांस देखेंगे। हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, जनरल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव की, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इक्वल है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के। अब अगर इसी फंक्शन को, इसी ट्रांसफ़र फंक्शन को, इसका स्टेप रिस्पांस देखें तो इसको हम इनपुट देंगे। इनपुट जो कि आर ऑफ एस है वो हमारे पास 1/s हो जाएगी, तो इसको 1/s इनपुट हम देंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेप रिस्पांस जब इसका आएगा तो वो सी एस जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो इक्वल हो जाएगी ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये 1/s जो है इसके पास इनपुट आ गई और इसको इस इक्वेशन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास स्टेप रिस्पांस आ गया हमारे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। अब अगर इसी को हम एनालाइज करें, देखें इसको और इसको टाइम डोमेन में लेके जाना चाहें, टाइम डोमेन में इसका एनालिसिस करें, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसकी सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करनी होगी इस इक्वेशन की। वो करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आउटपुट बनेगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/s माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये एस डोमेन में बन जाएगा। अब थोड़ी सी इसमें हम चेंजेस लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे ताकि आसानी से इसको हम टाइम डोमेन में शिफ्ट कर सकें। वो चेंजेस क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखें हमने जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर को प्लस भी किया, जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर को माइनस भी किया इस इक्वेशन से। ये करने से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे ये जो टर्म हमारे पास ये वाली बनी, ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है उस तरीके से हमारे पास ये टर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2 नहीं होगा, तो ये टर्म हमारे पास एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ये वाली जो टर्म हमारे पास बन रही है, अब देखें इसको हम ओमेगा एन स्क्वायर अगर इसमें से हम कॉमन लेने तो हमारे पास 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये चीज़ बच जाएगी। अब ये हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन की जो फॉर्म बनेगी वो हमारे पास इस तरह बच जाएगी। आउटपुट सी एस जो है वो इक्वल होगा 1 डिवाइड बाई एस माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर के। ठीक है, ये इक्वेशन अब हमारे पास आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम देखें मज़ीद, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए कुछ और चेंजेस इसमें हम करेंगे। ये एक टर्म हमारे पास आ रही है, इस टर्म को हमने ओमेगा डी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, जिसको हम डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब ओमेगा डी स्क्वायर जो है ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट के। ठीक है, इस चीज़ के इक्वल है, एंड इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिएंट ऑसिलेशन एंड इज़ कॉल्ड डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आ गई। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे इसको टाइम डोमेन में लेके जाने के लिए एक और इसमें हम चेंज करेंगे। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में देखें 2 जीटा ओमेगा एन है। ठीक है, इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अगर सेपरेट करके लिखें तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी फिर। ठीक है, द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एवर इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन इजीली इफ सी इज रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, क्या किया हमने यहाँ पे सिर्फ 2 जीटा ओमेगा एन को सेपरेट करके जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन लिखा और इस इक्वेशन को हमने देखा, ये हमारे पास जो है इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ठीक है, 1/s उसी तरह रहेगा, एस प्लस 1 जीटा ओमेगा एन ये आ गया, 1 जीटा ओमेगा एन ये आ गया,
और डिनोमिनेटर की टर्म, और उसके साथ उसी तरीके से आ जाएगी एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, और दूसरे जीटा ओमेगा एन के साथ भी ये टर्म आ जाएगी एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये वाली जो साइड है ये हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म आ गया है। हमें पता है कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमने टेबल में भी ये देखा s माइनस ए डिवाइडेड बाय s माइनस ए, या यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस बी यहाँ पे ऐसे, और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो वो हमारे पास आएगा ई पावर माइनस ए टी कॉस बी टी। तो ये तो एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसका हमें पता है कि इसका हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको भी स्टैंडर्ड में बनाएं साइन के लिए, तो यहाँ पे अगर ओमेगा डी है तो साइन के लिए यहाँ भी ओमेगा डी होना चाहिए, ऊपर बी होना चाहिए। तो हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना चाहेंगे। क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है, तो ओमेगा एन के साथ अगर इस टर्म को हम मल्टीप्लाई भी करें, इस टर्म को हम डिवाइड भी करें, तो ये जो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये ओमेगा डी बन जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम इस इक्वेशन को फिर लिख लेते हैं। ये वाले साइड तो उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे जीटा डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, और इस टर्म को हम ओमेगा डी यहाँ पे लिख लेंगे, और बाकी s प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, और इसको भी अब हम माइनस ई पावर जो है उसमें लिख सकते हैं, साइन की फॉर्म में, ओमेगा टी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसका ILT या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, जो कि इस तरीके से आ जाएगा। अब 1/s है, 1/s का हमने 1 लिख लिया। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो इसको e पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉज ओमेगा डी टी, ये इस फॉर्म में हमने इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले लिया। ठीक है, ये टर्म इसी तरीके से आ जाएगी। अब ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन बन चुका है, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा डी टी। तो हमने क्या किया, स्टेप रिस्पॉन्स को टाइम डोमेन में अब शिफ्ट कर लिया, और ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ये अब बन चुकी है। ये इक्वेशन अब हमारे पास आ गई। अब अगर हम इसको देखें यहाँ पे e पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को कॉमन हम यहाँ पे ले लें, तो इक्वेशन हमारे पास अब ये बन जाएगी कॉस ओमेगा डी टी प्लस जीटा ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट साइन ओमेगा डी टी के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास आउटपुट अब आ गया इन टाइम डोमेन। ठीक है, तो ये हमारे पास अब स्टेप रिस्पॉन्स की इक्वेशन बन चुकी है अंडर टाइम सिस्टम्स के लिए। अब अगर यहाँ पे ही हम देख लें, जीटा को अगर हम 0 ले लें, ठीक है, जीटा को अगर हम यहाँ पे 0 ले लें, तो देखें ये इक्वेशन फिर हमारे पास क्या बनती है। जीटा को अगर प्लग इन करें यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 प्लग इन कर लें, यहाँ पे भी कर लें 0, तो ये टर्म तो e पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये टर्म हमारे पास जो है ये ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, और ओमेगा डी यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे भी अगर 0 आ गया तो ओमेगा डी जो है वो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स कि देयर विल बी नो डैम्पिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो है आउटपुट जो है 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये अगर हम जीटा यहाँ पे 0 पुट कर लें तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर जीटा की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, अब ये जीटा की वैल्यू को पहले हमने 0 पुट किया तो वो 0 पुट करेंगे, कोई डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग वो नहीं है, उसमें फैक्टर नहीं है, तो
जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वही चलती रहेगी। अब अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, 0 से बढ़ा दें, तो इसमें डैम्पिंग आ जाएगी और एक डिकेइंग फैक्टर इसमें अब आ रहा है। ये जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये डिके हो रही है। ओमेगा एन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, देखें उसमें इस रेशो से डिकेइंग आ रही है। अब अगर हम जीटा को मज़ीद बढ़ाते हैं, इसको 0.5 कर लेते हैं, तो देखें हमारे पास ये ऑसिलेशन और कम सप्रेस हो रही हैं, ऑसिलेशन और ख़त्म हो रही हैं। अब जितना इसको हम 1 के करीब लेके जाएंगे, 0.9 करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑसिलेशन तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं हमें। ठीक है, जितना हम इस जीटा को 1 के करीब करेंगे ऑसिलेशंस ख़त्म होंगी, सिस्टम हमारा जो है उसमें ऑसिलेशंस ख़त्म होंगी। जितना हम इसको 0 पे लेके जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें ऑसिलेशंस होती रहेंगी। अब इस ग्राफ में अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है जो कि नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये डैम्पिंग फैक्टर जीटा ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो अब देखें जितना हम डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी को 0 के करीब लाएंगे, हमारे पास ऑसिलेशंस उतनी ही नज़र आएंगी इसमें। ठीक है, जितना हम इस साइड पे आएंगे तो ये हमारे पास देखें ऑसिलेशंस जो हैं वो सप्रेस हो रही हैं, ये डैम्पिंग हो रही है और हमारे पास आउटपुट पे जो है ग्राफ चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखी इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें, इसी को एक और ग्राफ में डिफरेंट कलर्स से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि डैम्पिंग जो हमारे पास फैक्टर है वो 0 हो तो हमारे पास ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जितना हम इसको बढ़ाएंगे 1 के करीब लेके जाएंगे ऑसिलेशंस आती जाएंगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम b इक्वल टू 0 पुट करें, ठीक है, b इक्वल टू 0 पुट करें, जितना इसको कम रखेंगे तो उतनी ऑसिलेशंस बढ़ेंगी और सिस्टम हमारा जो है अनडैम्प्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें b इक्वल टू 0 है, डैम्पिंग फैक्टर 0 है, तो ये रेड ग्राफ इसका शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास अब मैक्सिमम जो है उसकी ऑसिलेशन जितनी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेंगी। ठीक है, फिर ब्लू में देखें हमने डैम्पिंग जो है फैक्टर उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, ऑसिलेशन सप्रेस होती गई। अब यहाँ पे जितना हम 1 के करीब आएंगे, 0.9 पे गई येलो में, तो ऑसिलेशन तकरीबन हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई इसकी। इसी तरह नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम देखें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारे पास जो है रिस्पांस ज़्यादा होगा। स्टेप रिस्पांस को अगर हम देखें तो वो हमारे पास जल्दी आएगा। ठीक है, क्विक होगा, और जितना ये कम होगा उतना ये रिस्पांस हमारे पास स्लो होता जाएगा। अब टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन कुछ देख लेते हैं। हमारे पास राइज टाइम होता है, पीक टाइम होता है, सेटलिंग टाइम होता है, मैक्सिमम ओवरशूट होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब राइज टाइम ये है, ये हमारे पास इक्वल होगा पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। अब पाई माइनस थीटा डिवाइड ओमेगा डी हमें पता है कि दैट्स इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट के। पीक टाइम जो है वो हमारे पास पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी के इक्वल होता है, और सेटलिंग टाइम 2% जो है वो हमारे पास 4 डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन के इक्वल होता है, और 2% सॉरी, और 4% जो है वो सेटलिंग टाइम हमारे पास इक्वल होता है 3 डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन के। मैक्सिमम ओवरशूट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें परसेंटेज में हमारे पास आएगी ई पावर पाई जीटा डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट इंटू 100 की इक्वल ये होगी। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में है कि कंसिडर द सिस्टम शोन इन फॉलोइंग फिगर वेयर डैम्पिंग रेशियो इज 0.6। अब डैम्पिंग रेशियो जो जीटा है वो हमें गिवन है 0.6 एंड द नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इज 5 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा एन गिवन है हमें। ऑब्टेन द राइज टाइम टी आर, पीक टाइम टी पी, मैक्सिमम ओवरशूट एम पी एंड सेटलिंग टाइम 2% and 5% criterion TS when the system is subjected to a unit step input। अब इस सिस्टम को यूनिट स्टेप इनपुट मिल रही है और हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, राइज टाइम का हमें पता है कि दैट्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा टी, पीक टाइम पाई डिवाइड बाय ओमेगा टी, सेटलिंग टाइम 2% के लिए हमें पता है, 4% के लिए, और मैक्सिमम ओवरशूट का हमें पता है। स्टेप इनपुट अब इस सिस्टम को मिल रहा है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड दीज
वैल्यूज़। राइज टाइम देखते हैं। अब राइज टाइम के लिए आप देखें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा एन हमें गिवन है, पाई का हमें पता है, ठीक है, जीटा की वैल्यू गिवन है, नहीं पता तो वो हमें इस थीटा का नहीं पता। थीटा हम फाइंड आउट करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारे पास अगर ये ओमेगा एन जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है तो इस साइड पे बेस जो हमारे पास बनेगी वो जीटा ओमेगा एन है और ये परपेंडिकुलर जो है वो ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर के है। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि थीटा इज़ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यानी कि ओमेगा एन टेन थीटा की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे वो इस चीज़ के इक्वल है और ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बेस जो है जीटा ओमेगा एन है। तो इसका टेन इनवर्स लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.93। अब ये थीटा भी हमारे पास आ गया, इस यहाँ पे पुट किया तो वी कैन फाइंड द राइज टाइम। तो हमारे पास राइज टाइम जो आ जाएगा वो 0.55 सेकेंड्स आएगा। पीक टाइम के लिए चलते हैं। पीक टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए है ओमेगा डी और पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी से पीक टाइम आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास पीक टाइम जो है वो आएगा 0.785 सेकेंड्स। अच्छा, सेटलिंग टाइम 2% फाइंड करेंगे 4 डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन। ठीक है, वैल्यूज पुट की, हमारे पास सेटलिंग टाइम 1.33 सेकेंड 2% के लिए आया। 4 के लिए 3 डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन, वैल्यूज पुट की, हमारे पास सेटलिंग टाइम 1 सेकेंड आ गया। मैक्सिमम ओवरशूट वैल्यूज़ अब हमें जीटा की पता है, एक्सपोनेंशियल उसमें इन वैल्यूज़ को पुट किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास मैक्सिमम ओवरशूट जो है वो 9.5% आया। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने पुट की। यहाँ पे अब देखें हमारे पास जो है मैक्सिमम ओवरशूट जो है 9.5 आया जो कि यहाँ पे आ जाएगा। राइज टाइम हमारे पास 0.55 आया था जो कि यहाँ पे आ जाएगा। पीक टाइम जो है, जो टाइम हमें चाहिए होगा यहाँ मैक्सिमम ओवरशूट तक जाने के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 4% पे जो हमारे पास वैल्यू अचीव करने के लिए सेटलिंग टाइम 4% के लिए यहाँ पे वो टाइम आ जाएगा और 2% पे जो टाइम था 1.33 सेकेंड्स वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 0.55 सेकेंड हमने फाइंड किया था राइज टाइम। ठीक है, ये हमारे पास राइज टाइम यहाँ तक बनेगा। उसके बाद मैक्सिमम ओवरशूट तक जाने के लिए जो हमें टाइम चाहिए था 0.7 समथिंग आया था। इसी तरह सेटलिंग टाइम जो 4% पे था 1 सेकेंड आ गया था और जो 2% पे था 1.33 सेकेंड। तो यहाँ तक इस ग्राफ में हम वो स्टेप रिस्पॉन्स में ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2। सिस्टम गिवन है, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के एंड वेलोसिटी फीडबैक कांस्टेंट के एच सो दैट द मैक्सिमम ओवरशूट इन द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज 0.2%। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम ओवरशूट गिवन है एंड द पीक टाइम इज 1 सेकेंड। जो टाइम चाहिए होगा इस ओवरशूट तक पहुँचने के लिए 1 सेकेंड है विद दीज वैल्यू ऑफ के एंड के एच। ये के और के एच की वैल्यूज़ भी हमने फाइंड करी है और उन वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास पीक टाइम है, ये ओवरशूट है। हमने और क्या चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है, ऑब्टेन द राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, assume that j is equal to 1 kg meter square and b equal to 1 Newton meter per radian per second। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका ये ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज़ करके हम अपने ट्रांसफ़र फंक्शन की तरफ जाएंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, स्टेप इनपुट दे के इसको फिर देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इनपुट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन इसका बन जाएगा वो होगा के डिवाइड बाय जे स्क्वायर प्लस बी प्लस के इंटू के एच इंटू एस प्लस के। ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये ट्रांसफ़र फंक्शन अब हमारे पास आ गया। इसमें हमने वैल्यूज़ जो हमें गिवन थी वो पुट की। जे की वैल्यू हमारे पास 1 kg मीटर स्क्वायर थी और बी की वैल्यू 1 न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकंड थी।
ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट की, इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने इसको कंपेयर किया ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ, जो कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन थी। इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर किया। यहाँ पे अगर ओमेगा एन स्क्वायर्ड है तो ये इक्वल होगा के के, यहाँ पे अगर 1 + k × k h है तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी 2 ज़ीटा ओमेगा एन के। यहाँ पे अगर k है तो ये ओमेगा एन स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो इससे हमारे पास ओमेगा एन जो है वो k अंडर रूट आ जाएगा, ज़ीटा जो है 1 + k × k h डिवाइडेड बाय 2 k अंडर रूट के आ जाएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमें पता है कि ओमेगा एन इसके इक्वल आ गया, ज़ीटा हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम ओवरशूट है हमारे पास 0.2, तो मैक्सिमम ओवरशूट का फार्मूला हमें पता है। इसमें हम वैल्यू अपनी प्लग इन करेंगे। यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड का हम लॉग लेके ई को ख़त्म कर लेंगे। ई को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी और ज़ीटा की वैल्यू जो है वो 0.456 आ जाएगी। यहाँ से ज़ीटा हमने फाइंड कर लिया। अब ज़ीटा को अगर हम देखें फर्दर आगे, पीक टाइम है हमारे पास। पीक टाइम हम देखेंगे कि इक्वल होता है पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी के। ओमेगा डी की जो है वो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एन 1 - ज़ीटा स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा एन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 3.53 आ जाएगी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब ज़ीटा हमें पता है, ओमेगा एन पता है। ओमेगा एन हमारे पास के अंडर रूट के है। यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 12.5 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें ज़ीटा हमें पता है कि किस चीज़ की इक्वल है। अब के भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से के एच की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। के एच की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, जो कि होगी 0.178 के। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ज़ीटा की भी आ गई, ओमेगा एन की भी आ गई, के और के एच की भी आ गई। हम जो है राइज टाइम फाइंड कर सकते हैं, सेटलिंग टाइम फॉर 2% कर सकते हैं, सेटलिंग टाइम फॉर 4% कर सकते हैं। फार्मूलाज गिवन हैं, उन फार्मूलाज में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास राइज टाइम आ जाएगा 0.65 सेकेंड, सेटलिंग टाइम फॉर 2% आ जाएगा 2.48 सेकेंड और सेटलिंग टाइम फॉर 4% आ जाएगा 1.86 सेकेंड। तो हम इस तरीके से अपनी सारी जो है अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम हो, उसका स्टेप रिस्पॉन्स देखें। तो जनरल इक्वेशन में अगर हम ज़ीटा 1 पुट करेंगे तो वो इक्वेशन हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की ये बन जाएगी। जब इसको हम स्टेप इनपुट देंगे तो ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइंड आउट करने के लिए जब इसको हम वो करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उससे इक्वेशन की शेप ये बन जाएगी। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो सी एस हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो इक्वेशन हमारे पास टाइम डोमेन में आ जाएगी। और टाइम डोमेन में इक्वेशन हमारे पास जो है 1 - e माइनस ओमेगा एन टी इसकी पावर में आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन ई पावर माइनस ओमेगा एन टी, ये टाइम डोमेन में आ जाएगी। अब अगर इन्हीं सारे जो हैं इनका हम स्टेप रिस्पॉन्स का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरह बनते हैं कि अब अगर सिस्टम्स हमारे पास यहाँ पे गिवन हो, पोल और ज़ीरो, पोल एंड ज़ीरो की प्लॉट्स हम देख सकते हैं और रिस्पांस देख सकते हैं। अब जनरल जो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है वो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है। ओवर डैम्प्ड के लिए हम देखते हैं, ओवर डैम्प्ड के लिए हमारे पास पता है कि ज़ीटा हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए होता है। अंडर डैम्प्ड के लिए हमारे पास जो ज़ीटा है वो बिटवीन 1 और 0 होता है। और अनडैम्प्ड के लिए ज़ीटा हमारे पास 0 के इक्वल होता है। और क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए ज़ीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और पोल ज़ीरो मैप में देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स के लिए देखें तो पोल्स जो हैं डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्पांस जो है इसका कोई ऑसिलेशन इसमें नहीं होगी, तकरीबन फर्स्ट और सिस्टम्स की तरह यहाँ पे रिस्पांस है। लेकिन इनिशियली हम देखें वहाँ पे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनिशियल बिहेवियर इसका थोड़ा डिफरेंट होगा।
अब अगर हम देखें अंडर डैम्ड सिस्टम्स के लिए, तो अंडर डैम्ड सिस्टम जहाँ पे हमारे पास जीटा जो है बिटवीन 1 एंड 0 होता है, तो वहाँ पे हमारे पास ऑसिलेशंस आ रही हैं, लेकिन उसमें डैम्पिंग आती है बाद में, ये ऑसिलेशंस कम होती हुई हमें नज़र आती हैं। और इसी तरीके से अगर जीटा हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो टोटली इमेजिनरी पोल्स हमारे टोटली इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही रहेगी विदाउट डैम्पिंग। और क्रिटिकल डैम्प जब जीटा इक्वल टू 1 हो तो पोल्स हमारे पास बिल्कुल सेम होते हैं और इनका रिस्पॉन्स भी जो है वो विदाउट ऑसिलेशंस ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस रिस्पॉन्स को जो कि हमारे पास ओवर डैम्प्ड है और क्रिटिकल डैम्प्ड है, ये तकरीबन मिलता है, लेकिन ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स हमारे पास स्लो है। यहाँ पे देखिए ये आपको स्लो नज़र आता है, जबकि क्रिटिकल डैम्प्ड रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट आपको नज़र आएगा। तो ये इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे जो है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे।